हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल एडुकेयर पॉडकास्ट सीरीज़। आज के पॉडकास्ट में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे हॉरिफिक मर्डर केस के बारे में जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। यस, मैं बात कर रहा हूँ श्रद्धा मर्डर केस की। श्रद्धा को आज से ठीक 6 महीने पहले उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब अमीन पूनावाला, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, उसने उसकी गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। तो सबसे पहले मैं आपको इस केस के फैक्चुअल बैकग्राउंड में लेकर चलता हूँ। श्रद्धा एक 22 साल की यंग लड़की अपने बेटर फ्यूचर के लिए 2018 में पालघर से मुंबई आती है। मुंबई में उसे एक कॉल सेंटर में जॉब मिल जाती है। आफ्ताब भी पहले से उसी कॉल सेंटर में काम कर रहा था, लेकिन दोनों की पहली मुलाकात कॉल सेंटर में नहीं होती है। उनकी पहली मुलाकात एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू होती है। उसके लगभग 8-9 महीने के बाद 2019 में श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई में एक फ्लैट किराए पर लेकर एक साथ लिव इन में रहने लगते हैं। और कुछ वक्त गुजर जाने के बाद श्रद्धा को लगता है कि उसे ये बात अपने पेरेंट्स को बता देनी चाहिए कि वो एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। तो श्रद्धा के पेरेंट्स और उसके एक छोटा भाई श्रीजय, जो पालघर में रहते हैं, श्रद्धा उनको फ़ोन करती है और अपने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताती है। ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स गुस्सा होते हैं और श्रद्धा को तुरंत घर आने के लिए कहते हैं। श्रद्धा घर जाती है और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मानते हैं और इस बात पर श्रद्धा का अपने पेरेंट्स से झगड़ा हो जाता है और गुस्से में वो घर से निकल जाती है। घर से निकलते वक्त श्रद्धा अपने पेरेंट्स को कहती है कि आज से मैं आप लोगों के लिए मर गई हूँ, मेरा आप लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं है। इस घटना के बाद श्रद्धा के पेरेंट्स भी श्रद्धा से दूरी बना लेते हैं और काफ़ी दिनों तक उसको कांटेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस एट्सेट्रा के थ्रू और उसके फ्रेंड्स के थ्रू उसका अपडेट लेते रहते थे, उसके बारे में पूछते रहते थे। और श्रद्धा भी कभी कभी अपनी मदर को फ़ोन करती थी, बातें करती थी। और इसी बातचीत के दौरान श्रद्धा ने अपनी माँ को बताया कि आफ्ताब उसे फिज़िकली असॉल्ट करता है। इस पर श्रद्धा की माँ ने उसे आफ्ताब को छोड़ने के लिए कहा, तो श्रद्धा ने बोला कि आफ्ताब ने उसे सॉरी बोला है और आगे से ऐसा नहीं करेगा। जनवरी 2020 में श्रद्धा की माँ की डेथ हो जाती है। अपनी माँ की डेथ की न्यूज़ सुनते ही वो पालघर आती है और लास्ट राइट्स के बाद वापस मुंबई लौट आती है आफ्ताब के पास। जब श्रद्धा घर पर होती है तो उसके अपने फादर से सिर्फ 2 या 3 बार ही बात होती है। उसके फादर उसे आफ्ताब से रिलेशन तोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं मानती है। और इसके बाद लगभग 2 साल तक श्रद्धा की अपने फादर से कोई बातचीत नहीं होती है। तो इसी साल 8 मई 2022 को श्रद्धा आफ्ताब के साथ दिल्ली आ जाती है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से। शुरू में तो वो छतरपुर में एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ रुकते हैं, उसके बाद छतरपुर में ही एक फ्लैट किराए पर लेकर साथ रहने लगते हैं। और ये वही फ्लैट है जहाँ पर श्रद्धा का मर्डर होता है। तो श्रद्धा की अपने फादर और ब्रदर से तो कोई बात होती नहीं थी, लेकिन उनको श्रद्धा के फ्रेंड्स के थ्रू पता था कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई है। तो उनके दिल्ली शिफ्ट होने के करीब 3 महीने के बाद सितंबर में श्रद्धा का जो छोटा भाई है श्रीजय, उसका एक फ्रेंड है लक्ष्मण नादर श्रीजय को फ़ोन करता है और बताता है कि श्रद्धा का फ़ोन करीब 2-2.5 महीने से स्विच ऑफ है और पूछता है कि उनकी श्रद्धा से बात हुई है क्या। तो श्रीजय मना करता है और फ़ोन अपने फादर विकास वालकर को दे देता है। विकास लक्ष्मण से पूछते हैं तो लक्ष्मण बताता है कि उसकी हर 2-3 दिन में श्रद्धा से बातचीत होती रहती थी, लेकिन करीब 2-2.5 महीने से श्रद्धा का फ़ोन स्विच ऑफ है और उसे नहीं पता कि श्रद्धा कहाँ है, कैसी है। इसके बाद विकास श्रद्धा के दूसरे फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किसी की श्रद्धा से बात हुई है क्या, लेकिन सभी का एक ही जवाब होता है कि श्रद्धा का फ़ोन करीब 2-2.5 महीने से स्विच ऑफ है। तो विकास मानिकपुर पालघर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ श्रद्धा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। तो चूँकि श्रद्धा आफ्ताब के साथ दिल्ली में रह रही थी, तो पालघर पुलिस दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करती है और विकास वालकर से बात करती है दिल्ली पुलिस।
विकास वालकर दिल्ली पुलिस को बताते हैं कि उनकी डॉटर श्रद्धा वालकर आफ्ताब अमीन पूनावाला नाम के लड़के के साथ दिल्ली छतरपुर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और सबसे पहले दिल्ली पुलिस श्रद्धा और आफ्ताब का फ़ोन ट्रेस करती है। ट्रेसिंग से पता चलता है कि श्रद्धा का फ़ोन 19 मई से स्विच्ड ऑफ है और आफ्ताब भी 19 मई से दिल्ली में ही है, दिल्ली के बाहर नहीं गया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस आफ्ताब के घर पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है। तो शुरू में तो आफ्ताब एक कहानी बनाता है कि उसका श्रद्धा से झगड़ा हो गया था और श्रद्धा घर छोड़कर चली गई थी। उसके बाद उसने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की तो श्रद्धा का फ़ोन स्विच्ड ऑफ था और घर की तलाशी लेने पर उस वक्त दिल्ली पुलिस को भी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन पूछताछ के दौरान आफ्ताब कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करता है, पुलिस को बताता है। तो इससे पुलिस को आफ्ताब पर शक होना शुरू हो जाता है और पुलिस ऑफिसर के थोड़ा सा सख्त होते ही आफ्ताब सारी कहानी बता देता है। और उसके बाद जो उसने कहानी बताई और उसकी डिटेल्स, ट्रस्ट में उन डिटेल्स को सुन के किसी की भी आत्मा कांप सकती है। तो अब सुनते हैं आफ्ताब की कहानी जो उसने पुलिस को बताई। आफ्ताब बताता है कि 18 मई की रात को उसका श्रद्धा से झगड़ा हो जाता है। झगड़े का कारण कि श्रद्धा उस पर शादी करने का प्रेशर बना रही थी और आफ्ताब को श्रद्धा से शादी नहीं करनी थी। और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आफ्ताब श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर देता है और उसके बाद प्लान बनाता है कि श्रद्धा की बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो नेक्स्ट डे 19 मई को वो लोकल मार्केट जाता है। वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक 300 लीटर्स का बड़ा फ्रिज लेकर आता है और एक 100 ब्लेड जिससे बॉडी को काट सके और पॉलीथीन बैग्स लेकर आता है। घर आकर बॉडी को बाथरूम में लाकर काटना शुरू कर देता है। एक दिन में तो पूरी बॉडी को नहीं काट सकता था, तो जितने पार्ट्स कटे और बाकी बॉडी को फ्रिज में रख देता है। खाना ऑर्डर करता है ज़ोमैटो से, खाना खाता है और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करता है। और रात को करीब 2 बजे उठकर जो बॉडी पार्ट्स उसने काटे थे उनको पॉलीथीन बैग्स में डालकर छतरपुर के नियर बाई एक महरौली फॉरेस्ट एरिया है, उस फॉरेस्ट में जाकर अलग अलग जगह उनको डंप कर देता है। तो ये काम, वो डंपिंग का काम दिल्ली के अलग अलग एरिया में बॉडी पार्ट्स को वो 18 दिन तक करता रहा। मतलब यानी 5 जून तक वो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को दिल्ली के अलग अलग एरिया में डंप करता रहा और उसने बॉडी को लगभग 35 पीसीस में काटा था। पुलिस को अब तक सिर्फ 16 बॉडी पार्ट्स ही मिले हैं और बाकी बॉडी पार्ट्स मिलना मुश्किल है क्योंकि मर्डर को लगभग 6 महीने हो गए हैं और काफ़ी बॉडी पार्ट्स तो सड़ गल चुके होंगे, तो रिकवरी इम्पॉसिबल है उस केस में। और जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो श्रद्धा के हैं या नहीं हैं ये फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा। और जो फ्रिज है उसकी भी फॉरेंसिक जांच चल रही है और पुलिस को उस ब्लेड की भी तलाश है जिससे आफ्ताब ने बॉडी को काटा था। तो ये था फैक्चुअल एस्पेक्ट इस केस का। अब आते हैं लीगल एस्पेक्ट पर। अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस, आफ्ताब ने अपने क्राइम को कन्फेस कर लिया है। उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। उसने मान लिया है कि उसने श्रद्धा को मर्डर किया है और श्रद्धा की बॉडी को 35 पीसीस में काटा है। लेकिन एज पर सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर कोई अक्यूज्ड पुलिस के सामने, पुलिस को या फिर उसकी पुलिस की कस्टडी में कन्फेशन करता है, अपने क्राइम को कबूल करता है, अपने क्राइम को कन्फेस करता है, तो ऐसा कन्फेशन अक्यूज्ड के अगेंस्ट में एज एन एविडेंस यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इस केस में अगर आफ्ताब ने पुलिस के सामने कन्फेशन किया है तो वो कन्फेशन आफ्ताब के अगेंस्ट में यूज़ नहीं किया जा सकता कोर्ट में। लेकिन एज पर सेक्शन 27, अगर अक्यूज्ड के बताने पर कोई भी आर्टिकल, कोई भी सामान, कोई भी वेपन की डिस्कवरी होती है, जैसे इस केस में आफ्ताब के बताने पर पुलिस ने बॉडी पार्ट्स डिस्कवर किए हैं और अगर मान लो उस आफ्ताब के बताने पर पुलिस को वो ब्लेड भी मिल जाती है, तो ऐसी डिस्कवरी आफ्ताब के अगेंस्ट में यूज़ की जा सकती है एज एन एविडेंस।
लास्ट वीक ही दिल्ली कोर्ट ने आफ्ताब का नार्को एनालिसिस टेस्ट करने की भी परमिशन ग्रांट कर दी है। अब ये नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या होता है? नार्को एनालिसिस टेस्ट में जो पर्सन होता है जिस पे टेस्ट किया जाना होता है, उसको इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू सोडियम पेंटाथोल दिया जाता है, और उसकी वजह से जो पर्सन है उसका अपने ऊपर कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है। तो उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके आंसर पे उसका कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है। तो नार्को एनालिसिस टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है ये आर्टिकल 21 को वायलेट करता है, ये राइट टू मेंटल प्राइवेसी को वायलेट करता है, क्योंकि उस वक्त अक्यूज्ड का जो पर्सन है उसका अपने ऊपर कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है। और ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को भी वायलेट करता है, क्योंकि उसके जवाब सेल्फ इंक्रिमिनेटरी भी तो हो सकते हैं। और नार्को एनालिसिस टेस्ट भी 2 टाइप के हो सकते हैं, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब बिना कंसेंट के, जहाँ पर जिस पर्सन पे टेस्ट किया जाना है अगर वो अपनी कंसेंट नहीं देता है टेस्ट के लिए तो ऐसा टेस्ट इलीगल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, असंवैधानिक होगा। और अगर मान लो वॉलेंट्री है, मतलब जहाँ पे उस पर्सन ने अपनी कंसेंट दी है वहाँ पे भी उसका लिमिटेड एविडेंशियरी वैल्यू है, जैसे कि उसको सेक्शन 27 में ही यूज़ किया जा सकता है। तो इस केस में अगर मान लो जैसे कि आफ्ताब ने अपनी कंसेंट दी है और वो नार्को एनालिसिस टेस्ट में ये मान लेता है, कोई भी ऐसा जगह बताता है जहाँ से वो ब्लेड मिल जाए या फिर कोई भी चीज़ डिस्कवर होती, कोई आर्टिकल डिस्कवर होता है, तो वो डिस्कवरी आफ्ताब के अगेंस्ट में यूज़ की जा सकती है। बस यही इसका यूज़ है। तो ये थी कहानी अब तक की इस केस में। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट्स इन दिस केस। नमस्कार।